कि जब हम बातें बोलते हैं ना, तो कितनी बार ऐसा होता है कि मेरी एक बात किसी दूसरी बात से वो जुड़ी हुई है। मतलब मैंने कुछ कहा और कहने के बाद मैंने उस बात में कुछ अलग से और ऐड कर दिया, तो उन दोनों बातों को जोड़ना तो पड़ेगा। अब जोड़ने वाले इन शब्दों को हम प्रेपोजिशंस में भी काउंट करते हैं और कंजंक्शंस में भी काउंट करते हैं, पर प्रेपोजिशन का अपना अलग काम है और कंजंक्शन का अपना अलग काम है। ये तो ग्रामर नेम हो गए इनके। आप इसे ग्रामर के नाम से देखोगे तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, बट अगर आप इनके काम से इसको देखेंगे कि एक शब्द मेरा क्या काम करके देगा, तो उससे आपकी समझ तो अच्छी होगी, पर एक और पॉजिटिव चीज़ घटेगी। वो क्या? कि आप उसको बेटर तरीके से टैकल कर पाएंगे। उसके सेंटेंसेस लिखना हो, बोलना हो, या फिर एग्जाम्स में जब आप जाएंगे तो उन सेंटेंसेस को सॉल्व करना, तो आपके लिए इट्स अ केक वॉक। जब ना बहुत आसान काम है, वो फीलिंग जनरेट होगी अंदर। तो मैं चाहूँगा कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं आज इंग्लिश की, इनको पहले हम डिस्कस करते हैं। वर्ड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। अब एक काम कीजिए सभी बच्चे, मेरे कहने से इन 2-3 शब्दों को समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर देखते हैं, अब रीज़न बताने का पहला वर्ड हमारे पास जो है वो बिकॉज है। अब सुनना बड़े ध्यान से। एक वर्ड और इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं सिंस, एक वर्ड और है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एज, और एक शब्द है हमारे पास फॉर। मैं इस तरफ चलूंगा अभी, यहाँ के मैंने वर्ड्स अभी नहीं लिखे। सबसे पहले आप और मैं क्या देखेंगे, जो बहुत कॉमन शब्द है हमारे दो, एक सिंस, एक एज, एक बिकॉज और एक फॉर, इनको हम बारीकी से सीखते हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इन शब्दों को यूज करते वक्त मैं गलती कर देता हूं या कर देती हूं, तो मेरे आने वाली 5 मिनट के बाद तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे में दिक्कत बनेगी। अब समझ के देखना क्या है। देखो, जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई तो वजह है। जैसे आप यहाँ पर हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप इस क्लास को देख रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न सीखना है, जानना है। किसी का रीज़न एग्ज़ाम को पास करना है, किसी का रीज़न जॉब है, सबकी अपनी अपनी वजह है। तो सबसे पहली बात, जब हम किसी भी काम के पीछे की वजह को दिखाना चाहें, तो वजह को दिखाने के लिए 4 शब्द बोर्ड पे जो लिखे हैं ये बहुत कॉमन है। अगर बात मैं लिखने और बोलने पे और कॉमन तरीके से कहूँ तो इनमें से 3 शब्द सबसे ज़्यादा कॉमन है, एक बिकॉज, एक सिंस और एक एज। ये 3 शब्द सबसे कॉमन है। करना कुछ भी नहीं है बेटा। जब किसी भी काम के पीछे की वजह, जैसे मैंने बोला, दिखाना चाहेंगे तो इनमें से कोई भी एक शब्द आप ले लो। बात अगर फर्क की है तो एक छोटा सा फर्क देखने को मिलेगा कि कई बार जब हम वजह बताते हैं तो उस वजह के बारे में दूसरों को नहीं पता होता, वो अननोन रीजन होता है। और वहीं पर जब हम रीजंस को बताते हैं तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले को पता होता है जिस बात को मैंने रीजन कहा है। जैसे मैंने कहा सर्दी है इसलिए हमने गर्म कपड़े पहने हुए। अब मैंने गर्म कपड़े पहनने की वजह जो बताई वो मैंने सर्दी बोला, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर कल मैंने क्लास क्यों मतलब मिस की, ये वजह आपको नहीं पता है। अब मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं आया नहीं कल, तो सोच के देखिए आप, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गुड़िया, मैं तो एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ ऐसी। अच्छा, आपको लगा कहीं मेरी क्लास में सो गई हो ना बेटे, कल छुट्टी थी सच में तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने क्लास मिस कर दी। तो ये जो रीज़न मैंने बताया वो ऐसा रीज़न है जिसे आप तो नहीं जानते थे, मैंने बताया तो आपको पता चला। तो इस आधार पर भी इन 2 अलग अलग शब्दों को लिया गया बेटा। तो कहा गया कि जब भी कभी रीज़न अननोन हो, एक ऐसी वजह हो जिसके बारे में सामने, सर धन्यवाद रख दीजिए सर, अननोन हो जिसके बारे में सामने वाला नहीं जानता, तो इस शब्द से अपनी बात को कह दें। पर अगर रीजंस नोन हो, जानकारी ऐसी है जिसके बारे में सबको पता है, तो फिर आप एक काम करें, इनमें से किसी एक शब्द से बात को कह दें।
बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक बात को बताने की कोशिश करता हूँ। ये सेंटेंस आप ऑलरेडी पहले से बोलना जानते हैं, अब तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम हम करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कहते हैं कि आई विल नॉट कम टुडे। अब मान लो मैं अपने सीनियर को कंपनी में कॉल कर रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में, और कॉल करके कह रहा हूँ सर मैं आज नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम टुडे। तो सीनियर के मन में रीज़न जानने की तो इच्छा होगी, तो शायद मेरे को वहाँ से क्वेश्चन होगा क्यों क्यों। अब देखो एक छोटा सा फ्रेज होता है इंग्लिश में बात को कहने का, वो क्या होता है, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, तबीयत खराब है, सिक कह दो, इल कह दो। जब किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो, उसकी तबीयत खराब हो, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं अंडर द वेदर। अब जो मैं रीजन बता रहा हूं मेरे सीनियर को नहीं पता, पर मैं बता रहा हूं तो पता तो चल रहा है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, जब हम किसी भी काम के पीछे की वजह बताएं, जैसे आज कंपनी में ना जाने की मैं वजह बता रहा हूं, वो वजह है मेरा बीमार होना। तो जब हम कभी भी रीजंस को दिखाते हैं तो रीजंस को दिखाने के वर्ड है हमारे पास 4 वर्ड सबसे कॉमन है। उनमें से एक वर्ड आपके सामने लिखा है बिकॉज। इसको कब आप हमेशा प्रीफर करें, प्रीफर का मतलब कब इसको आप बेहतर समझें, जब एक ऐसी वजह सामने वाले को दें जिस वजह के बारे में वो नहीं जानता। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसको नहीं पता कि मेरा स्वास्थ्य इस समय कैसा है, तो मैंने बताया ना तबीयत ठीक नहीं है। अब देखो तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने क्या बोला, आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। अब इन दोनों बातों को अगर मैं एक साथ बोल दूं तो मेरे सीनियर को यह भी नहीं पूछना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। आई विल नॉट कम टुडे बिकॉज आई एम अंडर द वेदर। अब इन दोनों बातों को जब बोलता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे सीनियर को पता है कि मैं क्यों नहीं आऊंगा। आई नीड योर यस नो। तो किसी भी काम के पीछे की आप और मैं क्या दिखा सकते हैं। देखो आपकी मेरी बातचीत बीच में रुक गई है, आप सब ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी, जब हम किसी भी काम के पीछे की क्या दिखाने की कोशिश करें तो उसके लिए कुछ शब्द हैं जिनको हम यूज करते हैं। उनमें से एक वर्ड पहला कौन सा है, मैंने कहा जब रीजन ऐसा हो जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब सामने वाले को वजह, तो आप इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड जो है, परफेक्ट वर्ड जो है वो कौन सा है। तो मैंने बताया ना आने की वजह, मैंने बोला आई विल नॉट, फिर से बोला आई विल नॉट कम बिकॉज आई एम अंडर द वेदर। एवरीबडी यस नो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आज आपने मार्केट में देखा तो दुकानें जो थी ना, दुकानों को हम शॉप्स कह सकते हैं, यस और नो। सुना नहीं, शॉप्स वर्ड क्लियर हुआ। वैसे आज आपके बोर्ड में क्या है, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, बोली साथ साथ बात करते हैं। अब देखो दुकानें क्या है, बंद है बेटा, आर क्लोज। सेंटेंस पूरा बोल के दिखाओ, कुड़िया बेटी ध्यान, पूरा बोलो। दुकानें क्या है, पर पता चला क्यों, चाहे तो हम बता सकते हैं। अब देखो आज का दिन जो है, मान लो आज का जो डे है वो एक्चुअल में क्या है, संडे वाला डे है। इट्स भी कह सकते थे, इट्स संडे टुडे। अब संडे वाले दिन मार्केट बंद रहती है, ऐसा परमिशन नहीं है, तो एमसीडी ने साफ साफ कहा है कि संडे वाले दिन मार्केट नहीं खुलेगी। तो अब देखिए यहां पे स्टेटमेंट कैसे लिखा है, शॉप्स आर, फिर से बोलिए, रीजन क्या है, ये रीजन है ना। और जब हम किसी भी काम के पीछे के, तो रीजन दिखाने का अपना एक तरीका है बेटा। अब मुझे बताओ जो रीजन मैंने बताया वो नॉन नजर आ रहा है या अननोन नजर आ रहा है। अब ये तो कहेंगे देख तुम्हें तो पता नहीं है,
आप तो बिल्कुल नहीं जानते, आज संडे है। ऐसा क्यों कहेंगे हम? वो तो सबको पता है संडे वाले दिन दुकानें बंद रहती हैं। तो अब एक ऐसे रीजन को हम दिखा रहे हैं जिसके बारे में सामने वाला ऑलरेडी जानता है। तो ऐसे रीजन में आप सिंस लगा दें, एस लगा दें, फोर लगा दें। अब देखिए मैंने क्या बोला, सिंस इट इज को छोटा करके कैसे बोला हमने? एक बार पूरा सेंटेंस आने दो। सब बुखार होने पे एक वर्ड बोलते हैं, आई हैव, सुना नहीं, फीवर। याद है ना, कोई भी चीज पास है तो आई हैव कहते हैं। मेरे पास मार्कर है, पेन है, ऐसे फीवर है मुझे। दूसरे शब्द बोलते आई हैव टेम्परेचर, ऐसे भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, आई हैव टेम्परेचर। एवरीबडी ऐसे। अच्छा, मेरा फीवर है तो इसलिए आज मैं क्लास तो मिस करने वाला हूं, तो आई विल मिस माई क्लास। मैं दोस्त को फोन पे बता रहा हूं, आई विल मिस माई क्लास। कैसे बोलूं मुझे? बिकॉज, हाँ, आई हैव फीवर टुडे, आई हैव, यहां तक सबको समझ में? तुम किसी भी काम के पीछे की क्या दिखा सकते हैं? ऐसी दोनों बातों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? कुछ शब्द जो लग सकते हैं। पहला वर्ड कौन सा था? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, छोड़ दीजिए बात। अब बेटा जो आपने रीजन के साथ ये सेंटेंस बोला है ना बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इसी बात को हम इफेक्टिव तरीके से भी कह सकते हैं। देखो, मैं वैसे तो आप सब लोग नॉर्मल अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, पर जब बात आइल्स के एग्जाम की आती है, जो बच्चे विदेश जाने के लिए आइल्स का एग्जाम करते हैं, तो उसके स्पीकिंग में एग्जामिनर ये जरूर देखता है कि जब बच्चे ने बात बताई तो क्या उसने उसके पीछे के रीजंस भी बताए। मान लो कोई स्टेटमेंट किसी बच्चे ने कही, तो एग्जामिनर हमेशा चेक करता है क्या बच्चे ने मुझे इसके पीछे की वजह बताई। अगर उसने वजह भी बताई तो वो आंसर पूरा दिया उसने, डेवलप्ड आंसर बोलते हैं उसको, विकसित आंसर है वो। अगर वो डेवलप्ड नहीं है तो एग्जामिनर बार बार बोलेगा व्हाई। अब आईडीपी जब भी एग्जाम कंडक्ट करता है एल्स का, तो उसमें वो एक बात बोलता है कि टॉक एट लेंथ, की बातों को आपको क्या करना, पूरा डिटेल के साथ बताना है। तो उसमें एट लेंथ वो हो नहीं पाता, तो उसकी वजह से उसका स्कोर बहुत कटता है। तो आइल्स के एग्जाम में बिकॉज जैसे सेंटेंस बोलना बहुत जरूरी है। आइल्स की राइटिंग होती है ऐसे राइटिंग, तो उसमें रीजंस देने होते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ के पीछे के रीजंस देंगे तो आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों है। और आपने अगर रीज़न नहीं दिया तो सामने वाले के ऊपर फिर वो इम्पैक्ट पड़ता है कि यार इसने वजह तो बताई नहीं, प्रॉब्लम तो बता दी पर ये तो नहीं बताया प्रॉब्लम क्यों है। तो आर कम्युनिकेशन समटाइम्स इज नॉट completed or is not considered to be completed. The reason is that we have not given the reasons after them. So what is very much important, whenever you make any statement, need to spot that one by giving examples, by giving reasons, by giving result. So this is what you need to know, जो हमें पता ही होना चाहिए। Everybody yes or no? आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो सेंटेंस आपने मैंने लिखा, एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, इसी बात को हम एक और तरीके से कह सकते हैं। पता नहीं कितने बच्चे आप में से जानते हैं, पर मैं बताना चाहता हूं। मैं एक बार फिर दोबारा से सेंटेंस लिखता हूं। बिकॉज आई एम sick, I will not come today. क्या आप लोगों को मैंने ना आने की वजह बताई? I didn't get your answer guys. जब हम किसी भी काम के पीछे की क्या दिखाएं, तो दो तरीके हैं। या तो आप और मैं एक पूरा का पूरा सेंटेंस लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो एक तरीका और है कि किसी सेंटेंस की आपको जरूरत ही नहीं है। जो भी सेंटेंस मेरे पास है, मैंने उस सेंटेंस को उठाना है। जैसे रीजन देने वाला मेरा सेंटेंस है, इसको उठाना है, इस सेंटेंस के अंदर से सब कुछ निकाल दो। बस इस सेंटेंस में आने वाली वर्ब को लो, वो बात लो जो उसको वजह बता रहे हो। जैसे इसकी वजह मैं हूं, ना आने की वजह मैं हूं,
या बीमार होना है? हाँ जी बेटा, जो भी व्यक्ति वजह में जो रीजन है उस रीजन वाले शब्द को उठाओ। वजह क्या है? बीमार का होना। ये सुनो, तो बीमार होने को देखो पहली फॉर्म में, देखो पहली फॉर्म होगी बेसिक। ये सुनो, जो भी वजह दिखाने वाला शब्द उसको लो, वो काम ले लो, जो काम है ना जिसके पीछे की वजह बना हुआ है वो काम लो, उस काम को सीधा आईएनजी से लिख दो। बोल के देखना बेटा, ऐसा अच्छा सा लगा नहीं, एक बार फिर बोलिए। क्या अब भी आपको रीजन समझ में आ रहा है? यस। जरूरी नहीं होता बच्चों की पूरा का पूरा सेंटेंस बोलकर आप ऐसा बोलें, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सेंटेंस आप बोलें। जैसे अभी पीछे क्या हुआ कि चेतन भगत का एक ऐसे कॉन्सर्ट चल रहा था, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने वो कॉन्सर्ट दिया, तो उसमें उन्होंने एक सेंटेंस बहुत गलत बोला। सिंस लिविंग इन दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी ईरा वी हैव टू बी अपडेटेड। तो उन्होंने लिखा सिंस लिविंग इन दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी ईरा। अब वो आईएनजी की मदद से पूरे के पूरे सेंटेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने सिंस भी लगा दिया और फिर आईएनजी वाली वर्ब भी बोल दी। जेन्युइन तरीके से क्या होता है, जब हम रीजन बताते हैं और हम सिंस बिकॉज कुछ नहीं लगाना चाह रहे तो सब हटाओ और केवल आईएनजी की वर्ब आती है, वो सिंस नहीं लगाना पड़ता उसमें बेटा, वो केवल आईएनजी की वर्ब से बोलता है। तो आप ये मत सीखिए इस बात को बोलते कैसे हैं, बात ये भी सीखिए कि वो गलत कब होगा, क्योंकि विश्वास आप में तभी पैदा होगा जब आपको एग्जैक्ट पता है कि चीज ऐसे है। एवरीबडी यस नो? अब देखो छोटा सा एग्जांपल देखिए, एक और सेंटेंस देखते हैं। अब बात कल की कर रहा है कि कह रहा है कल तू लेट क्यों हुआ, तो देखो उसने क्या बोला, सिंस या बिकॉज आई मिस्ड माई ट्रेन आई गॉट लेट। मुझे बस ये बताइए, क्या बच्चों आपको मेरे लेट होने की वजह पता है? क्या है वजह? आर यू श्योर? और जब हम एक काम के पीछे दूसरे काम को क्या बताते हैं? रीजन। तो या तो रीजन दिखाने वाले शब्दों के साथ सेंटेंस बोलो, बिकॉज लिए सेंटेंस बोल दिया मैंने, या फिर एक और तरीका है, जिस सेंटेंस में वो रीजन छपा है ना बेटा, उस सेंटेंस के उस काम को लो जिस काम की वजह से ऐसा हुआ। काम क्या था? ट्रेन का मिस करना। अगर एक काम नहीं होता ट्रेन मिस वाला तो शायद मैं लेट भी नहीं होता। यस और नो? तो बस कुछ नहीं करना बेटा, इस काम को लो और आईएनजी की मदद से लिख दो, मिसिंग माई ट्रेन आई गॉट लेट एंड सेंटेंस इज रेडी। ये डन है। तो जरूरी नहीं है बच्चों रीजन बताते वक्त आप और मैं पूरा का पूरा सेंटेंस लिखें। आप और मैं उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब जो वजह बनी हुई है उस वर्ब को आईएनजी की मदद से लिखकर भी रीजन दिखा सकते हैं। सेंटेंस को ऑब्जर्व कीजिए, एक बार पढ़ के देखिए बोर्ड पे, महसूस कीजिए इस बात को। से मैं थोड़ा सा डेप्थ चलूं। आइए, मैंने इतना सा भी बच्चों को पढ़ाया कि जब हम किसी एक काम के पीछे की वजह बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें क्या करते हैं कि वजह दिखाते वक्त कुछ शब्द हैं जैसे सिंस, एज, बिकॉज, फॉर, तो इन शब्दों की मदद से हम किसी भी काम के पीछे की वजह बता देते हैं। तो मैंने इनको एक बात बोली कि जरूरी नहीं कि आप सिंस, एज, बिकॉज के पूरे सेंटेंस लिखें, आप उस सेंटेंस में जो काम है, जो उस काम के पीछे की वजह बनी, उस काम को लो, पहली फॉर्म में लो, उसमें आईएनजी लगाओ और ख़त्म करो बात। कुछ नहीं करना, सब हटा दो, वो काम लो और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट सेंटेंस बोल दो जो वजह बता रहे हैं जिसमें। तो मिसिंग माई ट्रेन आई गॉट लेट, ट्रेन के मिस होने की वजह से मैं लेट हो गया, दैट्स ऑल।
ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाला एक स्ट्रक्चर है। कैसे नो? अब मैं एक छोटा सा एक सेंटेंस बोलता हूँ। एक मूवी है, इंग्लिश मूवी है, और द फाउंडर करके वो मूवी है। मुझे उसके कुछ सेंटेंसेस हाल ही में मैंने डिस्कशन किया तो मुझे याद है। तो उसमें एक सेंटेंस वो बोलता है, देखिए क्या, बीइंग एक्सपेंसिव इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। बीइंग एक्सपेंसिव इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। वो कहना क्या चाह रहा है कि महंगी होने की वजह से आपको इसमें कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी। तो आपको कॉस्ट ज़्यादा क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि महंगा है। तो बीइंग एक्सपेंसिव इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। तो आप जरा सोच के देखिए, एक ऐसा सेंटेंस आपने सीखा, ये बहुत कॉमन है। अब हमने आज तक कहाँ तक सीखा है कि सिंस लगाओ, बिकॉज लगाओ, एज लगाओ और रीज़न दिखा दो। पर दुनिया तो इसको बहुत, मतलब काफ़ी सारे लोग तो उसका एक रिप्लेसमेंट लेके बैठे हैं, इसका अल्टरनेट लेके बैठे हैं। और उसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप आईएनजी की वर्ब से भी ऐसा कह सकते हैं। अब अगली बात पे आइए सर। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जब किसी काम के पीछे की हम वजह बताते हैं, कोई भी काम हुआ उसके पीछे की अगर आपको मुझे वजह बतानी है, तो वजह बताने के लिए हम कई बार क्या करते हैं बच्चों, किसी है ना चीज़ का नाम लेते हैं। मैं रिपीट करूंगा, किसी काम के पीछे की वजह बताने के लिए आप किसी व्यक्ति या चीज़ का नाम लेते हैं। अब देखो कैसे हुआ। आपने कहा आई मिस्ड माई ट्रेन। अच्छा देखो उसके पीछे की वजह क्या है। मम्मी कह रही है, मान लो मुझे जाना है, मम्मी कह रही है नाश्ता। मैंने कहा नाश्ता तो नहीं। बोले क्यों नहीं? नहीं क्यों नहीं? मेरी कहा मम्मी मेरी ट्रेन छूट जाएगी। बिल्कुल नहीं छूटेगी, 2 मिनट लगेंगे। वो 2 मिनट, बस दे रही हूँ, बस दे रही हूँ, हो गया बस, ले नहीं मैं तो जा रहा हूँ। नहीं कैसे जा रहा है? खा के जाना पड़ेगा। वो करते 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 वो 6-7 मिनट लग गई उसको करने में। जाके देखता हूँ स्टेशन पे तो ट्रेन ही नहीं है। अब मेरे दिमाग में एक ही रीज़न लग रहा, अगर मैं वो नाश्ते के पीछे ना पड़ता तो एटलीस्ट मैं ट्रेन तो पकड़ ही लेता। तो मेरी ट्रेन होने की जो मुझे सबसे बड़ी वजह नज़र आ रही है वो नाश्ता नज़र आ रही है। उस नाश्ते की वजह से मेरी ट्रेन छूट गई। तो इस बार मैंने किसी काम के पीछे की वजह के लिए कोई काम नहीं बताया। इस बार मैंने किसी काम के पीछे की वजह के लिए कोई काम को तो नहीं बताया, बल्कि किसी चीज़ का नाम लिया कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। ये बार कहता तेरी वजह से, तेरी वजह से आज मुझे डांट पड़ी, पैसे की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, जॉब की वजह से मैं अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, खाने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो वजह तो बताया आपने, पर इस बार वजह आपने क्या किया, किसी चीज़ का नाम लेके बताया कि इस चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब हम किसी भी काम के पीछे की वजह बताते हैं, पर वजह में किसी व्यक्ति या चीज़ के नाम को लेके आते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो फिर बोलने का ढंग बिल्कुल अलग है। जैसे अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी जो ट्रेन छुट्टी है वो ब्रेकफास्ट की वजह से छुट्टी है, ये रीजन है। तो ब्रेकफास्ट को रीजन की तरह दिखाना तो कुछ नहीं करना सर। पहला तरीका मेरे पास क्या है कि मैं इससे पहले ड्यू टू लगा दूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इससे पहले ओइंग टू लगा दूं। तीसरा तरीका क्या है कि मैं इससे पहले बिकॉज ऑफ लगा दूं। चौथा तरीका है कि मेरे पास क्या है कि मैं इससे पहले ऑन अकाउंट ऑफ लगा दूं। ये 4 ऐसे शब्द है बेटा, जिनमें से कोई भी एक लगा दो तो उसकी मदद से आप किसी व्यक्ति या चीज को, किसी काम के पीछे की वजह बता सकते हैं। ये 4 शब्द मैंने यहां पे ऐसे लिखे हैं, इनमें से कोई भी एक शब्द ले लो तो उससे क्या होगा कि हम सामने वाले व्यक्ति को किसी काम के पीछे की वजह में किसी व्यक्ति या चीज को दिखा सकते हैं। बिकॉज ऑफ ब्रेकफास्ट, ड्यू टू ब्रेकफास्ट, owing to breakfast, on account of breakfast,
तो किसी भी चीज के पीछे की वजह दिखाने के लिए अगर व्यक्ति चीज को लेंगे तो इनमें से कोई एक शब्द आएगा। अब मुझे आप बताना कि मुझे बिकॉज लगाना चाहिए, बिकॉज ऑफ लगाना चाहिए। इस सेंटेंस को महसूस करके देखना। कहता मैं हाइट की वजह से ना वो फॉर्म नहीं भर पाया। सो व्हाट शुड बी द राइट वर्ड, बिकॉज ऑफ या बिकॉज? हाँ जी बेटा 100%, क्योंकि इस बार मैंने किसी काम को वजह नहीं बताया बल्कि किसी चीज का नाम लिया। हाइट मेरी वजह रही। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मोटापे की वजह से बीमारी आती है, तो मोटापे की वजह से बीमारी आती है, मोटापा तो ओबेसिटी हो गया। अब मुझे आप ही बताइए, क्या मुझे सिंस कहना चाहिए या ड्यू टू कहना चाहिए? 100% सर। तो जब वजह दिखा रहे तो किस तरीके से दिखा रहे हैं? अब वजह में हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति चीज का नाम ले रहे हैं। तो 3 स्टेप पे कंसेप्ट चलता है बेटा। जब हम किसी भी काम के पीछे के रीजन को दिखाते हैं तो एक तरीका यह है कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस बोलो, एक्सप्लेन करके बताओ कि ये वो वजह है जिसकी वजह से ऐसा होता है। या फिर एक काम करो, सेंटेंस में आने वाली वर्ब को आईएनजी से लिख दो। या तीसरा स्टेप ये है कि आप एक काम कर सकते हैं कि किसी चीज का नाम लें तो बिकॉज, ये जो वर्ड है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, और उसका व्यक्ति चीज का नाम लो और रीजन अपने आप आ जाएगा। आई नीड योर yes or no. That's good. That's great. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा बेटा। जितने भी शब्द यहां पे लिखे हैं सभी के सभी शब्द अपने आप में प्रीपोजिशन है। ये सब प्रीपोजिशंस हैं। इज दैट क्लियर टू यू नॉट? हाँ जी बेटा, यस सुनो। तो चलो एक सेंटेंस बोल के देखते हैं सर। शुड आई? अब देखो एक सेंटेंस में कैसे बोलने की कोशिश करें। कहते मेरे ब्रदर की वजह से, देखो एक वर्ड होता है मेरे साथ बोलना सर, गेट। बोले बेटे गेट स्कॉल्डेड। डांट खाना होता है गेट स्कॉल्डेड। बोल के देखो। मुझे रूटीन से डांट पड़ती है, आई गेट स्कॉल्डेड। सर ये सेंटेंस समझ में आया? और वो कह रहे भाई की वजह से, बिकॉज ऑफ माई, पूरा सेंटेंस बोलते आई गेट स्कॉल्डेड ड्यू टू से बोलिए, आई गेट स्कॉल्डेड ड्यू टू माई। सर ये सुनो। अब देखो फॉग हो गया, फॉग। फॉग तो आपको पता है सर, धुंध होती है। अब धुंध की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अब एक्सीडेंट्स होते हैं तो कोई भी घटना किसी जगह पर घटती है तो उसे एक वर्ड से बोलते हैं टेक प्लेस। क्या बोलेंगे बेटा? सड़क की दुर्घटना होती है, रोड एक्सीडेंट्स। सुना तो नहीं मैंने। अब सोच के देखिए बेटा, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं? और जो भी काम रूटीन से, उसमें वर्ब की या फिर, तो मैंने बोला रोड एक्सीडेंट्स टेक प्लेस। अब मैंने कहा धुंध की वजह से, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, जो मन करे लगा दो, सब ठीक है। सर ये सुनो। अब देखो कर पाने की इंग्लिश होती कैन। सुना तो नहीं? यही पास्ट में गए तो कुड, नहीं कर पाया कुड नॉट। सुना नहीं बेटा? अच्छा बेटा करने की क्षमता है, हाँ जी, पास्ट में ले जाओ। नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, मैं ड्राइव नहीं कर पाया, आई कुड नॉट। अब देखो जो धुंध का मौसम होता है उसे बोलते हैं फॉगी। फॉगी, इट वॉज फॉगी येस्टरडे। फिर से बोलो इट वॉज। क्या मैंने रीजन बताया? क्या नहीं कर पाया मैं? रीजन क्या था? अब मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बोला ना बेटा। इज दैट अ सेंटेंस? तो अब मैं बताओ क्या लिखो, ड्यू टू इट वॉज फॉगी, बिकॉज ऑफ इट वॉज फॉगी, या बिकॉज इट वॉज फॉगी, सिंस इट वॉज फॉगी, एज इट वॉज फॉगी। सर इज दैट क्लियर टू यू नॉट? ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, किसी का डाउट है तो प्लीज डू आस्क। आगे बढ़ जाओ। नोट्स बना लिया आप लोगों ने? तो लिखिए बेटा, पहले पॉइंट लिखिए, फॉर सेंटेंस वी यूज
पॉइंट नंबर 1 है बेटा, फॉर सेंटेंस वी यूज बिकॉज सिंस एज, फॉर सेंटेंस वी यूज बिकॉज सिंस एज फोर, फॉर सेंटेंस वी यूज बिकॉज सिंस एज फोर। पॉइंट नंबर 2, for a noun or pronoun, for a noun or pronoun, for a noun or pronoun we use because of, ये लिखे हैं बोर्ड पे बेटा, ये सभी शब्दों का प्रयोग आप और मैं कर सकते हैं। Should we go ahead? Thank you. कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम किसी भी काम के पीछे के जब रीज़न को दिखाते हैं ना, तो रीज़न को दिखाने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। अब आप सोचोगे सर वो ढंग कैसे अलग होता है, थोड़ा सा आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल राजा बेटे, एक बार समझ के देखिए। कई बार ऐसा होता है बेटा, जब किसी भी काम के पीछे के हम रीज़न को दिखाते हैं ना, तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं द रीज़न, द रीज़न वाई, या फिर इसी को हम छोटा भी लिख सकते हैं, केवल इतना भी लिख सकते हैं, द रीज़न। हाँ जी बेटा, बीइंग, द रीज़न बीइंग, हाँ कई बार ऐसे बोलते हैं। गुड़िया बेटे वो वही वर्ड है बेटा, रीज़न रहा है, द रीज़न बीइंग आई कुड नॉट कम, वो इसी को रिप्लेस करने का ढंग है। बात समझ के देखिए बेटा, एक वर्ड है, एक एक्सप्रेशन है बात को कहने का, द रीज़न वाई। कई बार अब देखो कैसे इस सेंटेंस को महसूस करना बेटा, सब बच्चे, अच्छा रटना कुछ भी नहीं है राजा बेटे, समझ के देखना है। मान लो मैं बात, अच्छा मैं पूछ लेता हूँ पहले, जब भी हम किसी बात को कहते हैं तो क्या बातें समय के साथ जुड़ी होती हैं? ये जो समय वो कौन सा है जो आएगा? चला गया, आर यू श्योर? ठीक है बेटा। जब भी कभी हम किसी भी बात को कहते हैं तो उस बातों को हम हमेशा एक रीज़न के, मतलब टाइम के अनुसार कहते हैं, कि प्रेजेंट की बात कह रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो हमारी बातें टाइम के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे मान लो किसी घटना का मैं वजह बताना चाह रहा हूँ और वो घटना इस समय की है, तो बात प्रेजेंट की होगी, पास्ट की या फ्यूचर की? कोई घटना अभी घटेगी और उसके पीछे का रीज़न बताना चाह रहा हूँ, तो बात कब की, अभी की या फ्यूचर की? कोई घटना पास्ट में घटी और उसके पीछे की मैं वजह दिखाना चाह रहा हूँ, तो घटना अब की है या पास्ट की है? तो टाइम के हिसाब से बातें बदल जाती हैं बेटा। अब मान लो मैं इस समय की किसी घटना के पीछे वजह दिखाना चाह रहा हूँ, तो देखिए मैंने कैसे सेंटेंस लिया, द रीज़न वाई, या द रीज़न, जरूर नहीं कि वाई लिखो, द रीज़न इज दैट। अब मुझे बताइए रीज़न है या था? मैं कैसी बात बता रहा हूँ, जो अभी अभी इस समय में बता रहा हूँ, समय सब ने, द रीज़न इज, द रीज़न वॉज, द रीज़न विल बी। कितने टाइम थे? विल कब आएगा? वॉज वर्ब कब आएगा? इस एम आर पूरा बने। द रीज़न इज, पास्ट में ले जाओ, आने वाले टाइम में। हाँ जी, क्या मैंने रीज़न अभी बताया? अब देखो दैट के बाद देखो मैंने क्या बोला, आई एम अनवेल। बताओ मेरा स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है? सब बताइए ना, सेंटेंस क्या कह रहा है, स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है? तो देखो हमने क्या बोला, द रीज़न इज दैट आई एम, आर यू श्योर? अब इस सेंटेंस का मतलब बच्चे बताओ क्या है? इस सेंटेंस का अगर मैं आप लोगों से मीनिंग पूछ लूं, तो कैन यू टेल मी द रीज़न?
क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वजह क्या है? आप जब ऐसे मुझे देखते हो ना तो मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, बस आप ये करें कि शुरू कहाँ से करूं, है ना? रीज़न क्या है? हाँ जी, क्या अनवेल होना रीज़न है? हाँ है ना? ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे बताइए बीमारी होने की वजह से ऐसा क्या है जो हुआ या नहीं हुआ? हमने ये तो बता दिया कि वजह क्या है, पर हमने अभी तक ये नहीं बताया कि वजह किसकी है ये। हमने ये तो बताया कि वजह बीमार होना है, पर हमने ये नहीं बताया कि किस चीज़ को लेके मैं वजह बता रहा हूँ। बताया तो बताओ, है ना? अब देखो बेटा, जब भी कभी द रीज़न या द रीज़न वाई का सेंटेंस हम बोलते हैं तो इस सेंटेंस में हमारी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर ध्यान रखने की बात होती है, वो ये भी है कि आप द रीज़न या द रीज़न वाई लगा के जब सेंटेंस में रीज़न को दिखाएंगे तो आपको द रीज़न या द रीज़न वाई के बाद यहाँ पर एक सेंटेंस लगाकर आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ के पीछे की वजह बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ। अब देखिए बेटा, आज आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो आपने बोला आई एम ABSENT absent टुडे। एक बार सेंटेंस बोलना, मैं उपस्थित। ये क्या है? वजह है। ये वजह है ना? ये इसकी वजह बता रहे हैं। That's good. तो आपको सबसे पहले क्या करना, द रीजन वाई का वर्ड लेना और उसके बाद एक सेंटेंस में बताना है कि मैं इसकी वजह बता रहा हूं। यहां पे जो बात मैंने बोली इसके पीछे की मैं वजह बताने वाला हूं। अब एक काम करते हैं, द रीजन के बाद इस सेंटेंस को रखते हैं और अब बोल के देखते हैं। द रीजन आई एम एब्सेंट टुडे इज दैट आई एम अनवेल। इसी को मैं दूसरे शब्दों में द रीजन वाई भी लिख सकता हूं बच्चों। अब बोल के देखना, क्या दम लगाते हो यार तुम लोग, सच्ची में मेरे तो कान भी हिल गए, इतनी बड़ी आवाज में तुमने मुझे बताया है ना। मोक्ष इतनी एनर्जी बचा के कहाँ जाएगा यार? कहीं नहीं जाएगा, तो यार फिर लगा ले एनर्जी क्लास में, है यश? थोड़ा बोलना होता है क्लास में, लेट्स डू इट। आपको क्या लगा मैं बोलूंगा? अरे वाह, शाबाश, कितने अच्छे हो। फिर से आ जाओ। द रीजन वाई आई एम एब्सेंट टुडे इज दैट। अब देखो, थोड़ा सा एक समझ के देखते हैं, एक कंसेप्ट को देखना। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ना एक छोटी सी बात बताई जाती है, मैं बड़ा दुखी भी होता हूँ, हंसता भी हूँ, हर तरीके की घटना इस बात को सुन के मेरे मन में होती है। ये कहा जाता है कि जब भी द रीज़न वाई आ जाए ना तो उसके साथ है ना दैट, हाँ, द रीज़न वाई जब भी आ जाए ना तो उसके साथ कभी भी ना बिकॉज का, एज का, सिंस का, फॉर का, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, तो फिर दैट का प्रयोग होता है, दैट। और मैं दुखी इस बात पे होता हूं कि बच्चे इस बात को सोच रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब ये कहते हैं कि ना जब भी द रीजन वाई लगा देना तो उसके बाद है ना बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, ये नहीं लगाने। सर मुझे एक चीज बताओ, द रीजन वाई ये तो खुद ही वजह दिखा रहा है। दूसरी बात सर, सब मुझे एक बात बताइए जरा ध्यान से, जब मैं ऑलरेडी एक वजह दिखाने वाला शब्द लगा चुका हूं तो मैं फिर दोबारा से वजह बताने वाला शब्द क्यों लेके आऊंगा? तो उसमें तो याद करने की क्या बात है सर, वो तो है ही, आपको कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो बता तो दी वजह। अब ये बात कितनी अजीबोगरीब है कि इसमें बिकॉज, सिंस, एज, फॉर का प्रयोग नहीं होता, दैट का प्रयोग होता है।
अरे भाई दैट का प्रयोग अब जरा सोच के देखो, एक छोटा सा सेंटेंस देखो, आई सेड, सेंटेंस बताओ क्या लिखा है, कहने की इंग्लिश से होती, सेकंड फॉर्म, मजा सा नहीं आ रहा, एक बार फिर से आओ, कहने की इंग्लिश क्या है, सेकंड फॉर्म, किसने कहा, तो मैंने क्या बोला, नहीं मैंने बोला क्या, मैंने कहा ये तो मैंने मान लिया, मैंने आपसे ये पूछा कि मैंने क्या किया, तो आप कहते मैंने क्या किया, तो आप कहते सर आपने कहा, तो मैं बोलूँगा आई सेड। मैंने तो आपसे ये पूछा मैंने क्या कहा, क्या पता चला, किसी भी व्यक्ति को पता चला मैंने क्या कहा, नहीं पता चला। अब देखो मैंने यहां पे क्या कहा कि आई न्यू द ट्रूथ, क्या आप लोगों को अब पता चला है कि मैंने क्या कहा, सच की इंग्लिश क्या है, हाँ, पता होने की इंग्लिश, हाँ, सेकंड फॉर्म, घटना कब की है, तो नो का, किसको पता था, हाँ, तो मैंने क्या कहा, आई सेड आई। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको पता चला मैंने क्या कहा, अच्छा देखो जो भी मैंने कहा क्या मैंने उसको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करके बताया, एक बात तो बताओ क्या मैंने एग्जैक्ट यही कहा, सुना नहीं भाई, यही कहा होगा, मैंने खुद ही तो बताया मैंने ये बोला था। अब देखो एक बात मेरी पूरी नहीं हुई, पहला सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, अगले सेंटेंस में मैं बता रहा हूं कि ये क्या था, एग्जैक्ट यही था। तो जब पहले वाले सेंटेंस के बाद हम दूसरा सेंटेंस लेके आते हैं और कंफर्म्ड करते हैं, कंफर्म्ड मतलब पक्का पक्का बनाते, ये था, ऐसा है, ऐसा था, ऐसा होगा, जो भी कुछ है कंफर्म्ड है, बात ये थी। तो जब पहले सेंटेंस में बात पूरी नहीं हुई और अगला सेंटेंस लेके हम उसको कंफर्म करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में बात को कंफर्म करते हैं, तो कंफर्म्ड होने पर आपको क्या करना होता है, दैट से जोड़ना होता है। ये दैट क्या कहता है कि यहां पर ये बात पूरी नहीं हो पाई, इसके बाद मैंने अगले सेंटेंस में इस बात को पूरा किया है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मैंने बोला बेटा आई एम श्योर, अब बताओ मैं किस चीज को लेकर श्योर हूं, आपको ये बात पूरी पता ही नहीं, अब मैं किस बात को लेकर श्योर हूं, क्या श्योर हूं, आपको तो मैंने कुछ बताया नहीं। अब देखो मैंने अगले सेंटेंस में क्या कहा, ही इज अ टीचर, क्या आपको पता चल पा रहा मैं किस बात को लेकर श्योर हूं। अब देखो ये मेरी बात को पूरा करने के लिए मैंने एक सेंटेंस लेके आया, तो कंफर्म पता चल गया, पक्का हो गया ना, ऐसा ही है ना। अब बताओ टीचर है ना वो, इसमें तो डाउट, तो जब पहले वाली बात पूरी नहीं दूसरे में आए और वहां पे कंफर्म्ड कर दिया ऐसा ही है, तो कंफर्म्ड कर दिया, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाना है, तो ये कितनी बेतुकी बात है यार, देखो तुम थोड़ा सा, है ना, हद है ना रटने की, कि अगर पहला सेंटेंस द रीजन वाई का आ गया तो उसके बाद बिकॉज सिंस एज फॉर नहीं आता, वहां दैट आता है, और भाई दैट तो आना भी चाहिए। देखो मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, द रीजन इज वजह है, क्या, ये वाली, देखो ना, द रीजन इज वजह है, पर क्या, ये वाली, तो दैट तो लगना ही चाहिए, क्योंकि मेरा सेंटेंस पूरा ही नहीं हुआ, वजह है पे बात खत्म हो गई, तो वजह क्या है, ये वजह है, तो दैट करके मैंने जोड़ दिया। अब देखो इसी सेंटेंस को क्या करते हैं, अब देखो रट के देखो, द रीजन वाई ही scolded me was because I answered my elder brother back. अब देखना स्टेटमेंट क्या कह रही है सर, द रीजन वाई ही स्कोल्डेड मी। अब देखो यहां तक का सेंटेंस देखो, द रीजन वाई ही स्कोल्डेड मी वॉज, तो ये जो सेंटेंस यहां से लेके यहां तक लिखा बेटा, ये सेंटेंस तो बता रहे वजह किसकी बता रहे हैं, वजह बता रहे डांट लगाने की, तो वजह थी, अब मैं इतना कह दूं वजह थी तो बात तो आधी रहेगी, तो आप कहोगे क्या थी ये भी बता दो, तो मैंने अगले सेंटेंस में बताया ना
कि आई आंसर्ड माई एल्डर ब्रदर बैक, तो डांट के लगने की वजह क्या थी कि मैंने अपने भाई को उल्टा बोला। अब क्या कह रहे हैं वो लोग, देखो बड़े ध्यान से। अब सब लोग ऐसे तो बोल रहे, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं कि जब द रीजन वाई आ जाए तो उसके साथ कभी भी बिकॉज का प्रयोग नहीं होता, फिर किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। तो यार ये बात कहाँ लिखी है ग्रामर में कि द रीजन वाई के साथ दैट आता है? मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि द रीजन वाई जाए तो बिकॉज नहीं आएगा, ये तो ठीक कह रहे हैं वो लोग, पर वो कह रहे द रीजन वाई नहीं आएगा, पर उसके साथ है ना दैट का प्रयोग हो, द रीजन वाई के साथ दैट। बताओ ये कहाँ लिखा है द रीजन वाई के साथ दैट आता है? बेटा दैट तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा पहला सेंटेंस पूरा हुआ नहीं, मुझे दूसरा सेंटेंस उसमें जोड़ना था, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लगाए। पर बड़ी बेतुकी सी बात कह रहे हैं और सब लोग कुछ भी नहीं कह रहे इस बात पर, किसी को इससे कोई लेना देना भी नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे तो बहुत है, मुझे तो बहुत दिक्कत है इस शब्द से, क्यों तो ग्रामर में गलत बोला ना हमने बेटा, हमने तो गलत बोल के पढ़ा दिया ना इसको आप लोगों को कि द रीजन वाई के साथ बिकॉज सिंस एज बिकॉज ये नहीं आता, दैट आता है। बेटा आप बल्कि ये सीखिए, जब पहले वाले सेंटेंस में मेरी बात पूरी नहीं हो पाई और मैं दूसरे सेंटेंस में उस बात को पूरी करता हूं, तो उन दोनों बातों को जोड़ने के लिए कि कंफर्म्ड ये बात ये है, तो हम दैट करके उस बात को जोड़ते हैं। तो दैट तो इसलिए वहां पे आता है, तो इट्स दैट। आई नीड यूर यस नो। अब देखो यहां से एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, मैं सब पेज चेंज लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है। चलो एक सेंटेंस के साथ, अब देखो छोटी सी बात समझ के देखो, सब ध्यान से समझ के देखना। अब क्या होता है कि जब दो सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ते हैं तो ऐसा कब करते हैं बेटा, कई सारी सेंस, उनमें से एक सेंस देखिए क्या है कि पहले वाले सेंटेंस में मेरी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो पाई, मुझे लगता है कि मेरी इंफॉर्मेशन आधी रहेगी, तो मैंने एक और सेंटेंस बनाया जिस सेंटेंस में इस इंफॉर्मेशन को पूरा किया। तो कहा यह जाता है कि जब पहले वाले स्टेटमेंट में बात पूरी नहीं हुई, दूसरे वाले स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वहां पर सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप दैट लगा दें, और एक तरीका यह है कि आप इफ और वेदर में से कोई एक वर्ड लगा दें। इफ और वेदर में से एक लगा दें। अभी कंसेप्ट इंग्लिश में, पर हमने इसको उल्टा कर दिया। कंसेप्ट तो ये रखा हमने बिना समझे सोचे समझे कुछ क्या, अपने बच्चों को ये पढ़ाने लगे हम कि जहां भी डाउट, डाउटफुल, इसके सेंटेंस आ जाए, तो अगर सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव मतलब अगर मना किया गया है तो इससे अगले वाले सेंटेंस में आपको दैट लगाना है, और अगर मना नहीं किया गया तो फिर अगले वाले सेंटेंस में इफ या वेदर लगाना है। बकायदा किताबों में भी गिवन है ये बात कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो अगले वाले सेंटेंस में दैट लगाना है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं तो इफ और वेदर लगाना है। सर अगर डाउट में आप ये सीख रहे हैं तो ऐसे तो 20 वर्ड हैं, फिर तो 20 वर्ड सीखो। 20 क्या ज्यादा है, 20 भी कम कहे मैंने तो, सर 20 से भी ज्यादा है। एक तो आप रट लो, एक बात समझ लो आप। अब समझ कैसे लो जरा सोच के देखो आप। यहाँ पे भाई मैंने एक सेंटेंस आपको मैंने पढ़ा रखा है, मैं दूसरी बार रिकैप दे रहा हूँ और उसी तरीके से दूंगा पहले जैसे पहली बार पढ़ाया था, कि याद हो जाए, कम से कम समझ में आए कि आई एम श्योर, आई एम अनश्योर। फिर देखिए क्या कहा मैंने, इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब मुझे बताइए सर, मैंने बोला आई एम, किस चीज को लेके शुरू एक सेंटेंस वो लिखा मैंने, सेंटेंस में बताइए मैंने क्या लिखा। अब मुझे बताओ वो आदमी टीचर है या नहीं है, कंफर्म्ड है, नीचे आओ, आई एम, मैं श्योर, फिर क्या लिखा है,
अब मुझे बताओ वो टीचर है या नहीं है? पता नहीं। आप ना यहां पर ये कह सकते कि वो है और ना आप ये कह सकते हैं कि वो नहीं है, हमें नहीं पता। अब यहां पर वो टीचर हो भी सकता और क्या पता वो टीचर ना भी हो, कंफर्म्ड ही नहीं है बेटा। अब 2 सेंटेंस मैंने जोड़े तो उसमें एक बात देखिए, ये कंफर्म्ड हो गया, ये कंफर्म्ड नहीं है। बात पूरी नहीं हुई, सेंटेंस जोड़ा, कंफर्म्ड है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म्ड है तो दैट लगाओ, नहीं है तो इफ और वेदर लगा दो, कोई भी एक। कंफर्म्ड है तो दैट, नहीं है तो इफ और वेदर। श्योर है, पक्का ये है, ऐसा ही है तो दैट, नहीं तो इफ और वेदर। कहाँ बोला बुढ़िया बेटी, मैं तो 4 बार एक चीज बोल चुका हूं। राजा बेटे फिर सुनो, कंफर्म्ड है, पक्का ऐसा ही है तो बेटे दैट लगाओ। कंफर्म्ड नहीं है गुड़िया बेटे, अगर कंफर्म नहीं होता तो फिर हम बिकॉज वाले सेंटेंस में वो कैसे लगवाया हमने दैट? द रीजन इज, वजह है, कंफर्म्ड थी। इससे पहले हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, कौन से वाला? ये वाला लिखा था बेटे, शायद इसी के ऊपर लिखा था, पता नहीं कहाँ है सेंटेंस। ये नहीं मैं भी क्यों ढूंढने पे उतारूं, मैंने लिख तो दिया दोबारा से। आई एम श्योर, मैं श्योर हूं क्या कि ही इज अ टीचर, तो कंफर्म्ड है कि वो टीचर है। आई एम अनश्योर, पता नहीं, हो भी सकता ना भी हो। मैं तो एक दिन ऐसा देख के मैं तो हैरान हुआ, उन्होंने क्या किया कि एक टेबल बनाई, डाउट, डोंट डाउट, श्योर, नॉट श्योर, कंफर्म्ड, नॉट कंफर्म्ड, नो, डोंट नो, ऐसे करके टेबल बना रखे हैं। बोले जितने भी नोट वाले हैं इनमें तो ये करना है, और जितने भी नोट वाले नहीं हैं इनमें ये करना है। वो इफ और वेदर याद हो गया, दैट कंफर्म्ड हो गया। मैंने कहा ये कैसी बात होगी यार, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब जैसे हम डाउट वाला कंसेप्ट कह रहे हैं सर, अब कंजंक्शन में एक टॉपिक आता है डाउट, डाउट, डाउट वाला, डोंट डाउट वाला। देखो कैसे, आई डाउट ही नोज द ट्रूथ, ये वाला सेंटेंस है बेटा, वो लिखा था ना मेरे बोर्ड पे थोड़ी देर पहले। अब आई डाउट ही नोज द ट्रूथ, आगे देखिए बेटा, आई डोंट डाउट ही नोज द ट्रूथ। अब देखो बेटे क्या कह रहा है, आई डाउट ही नोज द ट्रूथ, आई डोंट डाउट ही नोज द ट्रूथ। अब कहने की सेंस क्या कहती है आप लोगों को? कहने की सेंस ये कहती है सर कि मुझे डाउट है कि उसको सच पता है, और मुझे डाउट नहीं है कि उसको सच पता है। मुझे डाउट है कि उसको सच पता है, मुझे डाउट नहीं है कि उसको सच पता है। तो यहां पे हो सकता है कि उसको सच पता हो सकता है कि उसको सच ना पता हो। वो किस में है? आई डाउट वाले में। आई डोंट डाउट, इसका मतलब मुझे शक नहीं, तो उसका मतलब मुझे विश्वास है। अब यहां पे नहीं मैं कह सकता कि क्या पता उसको सच पता हो और क्या पता उसको सच ना पता हो। कह रहा है कि मुझे शक नहीं है, इसका मतलब मुझे विश्वास है। और कंफर्म्ड है, अब देखो मुझे डाउट किस पे नहीं है, ये रही वो बात। मुझे डाउट किस पे, ये रही वो बात। तो सेंटेंस जब जोड़ा तो कैसे लिखना बेटा? अब देखो कंफर्म्ड होने पर दैट, कंफर्म्ड नहीं है तो इफ और वेदर। आई डोंट डाउट इफ ही नोज द ट्रूथ, सॉरी मैंने गलत बोला, आई डाउट इफ ही नोज द ट्रूथ, आई डोंट डाउट दैट ही नोज द ट्रूथ। तो it's not about committing things to the memory, it's all about understanding how the things are, why the things are. We need to know that. So to make sure कि मेरे को कंफर्म होना चाहिए। बताओ बेटे समझ में आया नहीं आया? तो इट्स नॉट अबाउट डाउट आ गया तो क्या लिखना, डाउटफुल आ गया तो क्या लिखना है। अब एक क्वेश्चन है, यहां पे कहते हैं कि डाउट और डाउटफुल का सेंटेंस अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए। अब देखो क्या कह रहा है, डू यू डाउट, डैश शी नोज द ट्रूथ। अब कहते हैं डाउट और डाउटफुल का सेंटेंस अगर क्वेश्चन की फॉर्म में हो ना तो हमेशा यहां पे दैट आएगा। सर सोचिए आप क्यों होता है ऐसा? सर मैंने पूछा है
तो जब मैं किसी चीज के बारे में जानकारी ले रहा हूं तो मुझे कम से कम क्लियर करके तो बताना पड़ेगा, देखो ये बात है, मुझे कंफर्म तो करना पड़ेगा, देखो ये वो वाली बात है जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूं। तो मुझे तो डाउट नहीं है ना कि इस बारे में मैं पूछ रहा हूं, तो मैं तो अपनी तरफ से स्पष्ट बोलूंगा ना, क्या इस बात को लेकर आपको डाउट है क्या? भाई मैंने प्रश्न पूछा तो प्रश्न में किसी चीज के बारे में पूछूंगा ना। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या आपको मुझ पे डाउट है, तो क्वेश्चन मेरे बारे में है, ये तो मैं कम से कम क्लियर करूंगा ना आपको। तो मेरा क्वेश्चन इस बात को लेके है कि उसको सच पता है, जैसे मैंने बोला उसको सच पता है, वो व्यक्ति सच जानता है, क्या इस बात पे डाउट है क्या आपको? तो जिस बात को लेके मैं प्रश्न पूछ रहा हूं पहले तो उसको क्लियर करूंगा ना। ये कंफर्म्ड इस बात को लेके मेरा क्वेश्चन है तो दैट तो मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कंफर्म्ड इस बात को लेके मैं पूछ रहा हूं कि मैं कंफर्म्ड इस बात को लेके प्रश्न पूछ रहा हूं। अब देखो कितना आसान है बेटा, पहले तो ये बताओ ये बात मेरी क्लियर हुई तो हां करो। कंफर्म्ड है, स्टेटमेंट जोड़ी है और जो सेंटेंस जोड़ा उसमें बात कंफर्म्ड है तो दैट, नहीं है तो इफ और वेदर, मैंने ये बताया, यस और नो। अब सोचो रटने और समझने में कितना फर्क हो गया। रटना तो ये कहता है कि सेंटेंस अगर डाउट और डाउटफुल का आ जाए, सेंटेंस डाउट और डाउटफुल का आ जाए तो डाउट का सेंटेंस अगर पॉजिटिव फॉर्म में लिखा है, बिना नोट के लिखा है, तो इफ और वेदर लगाओ, और अगर वो सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में है या फिर वो नेगेटिव फॉर्म में है तो दैट लगाओ। तो ये कहां लिखा है कि क्वेश्चन हमेशा डाउट का ही आएगा? हुआ क्या सर, हम सब लोग जितने भी है हमने क्या देखा, डाउट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं पेपर में, बार बार डाउट का क्वेश्चन पूछा गया, डाउट, तुमने एक पॉइंट बना दिया, ग्रामर की किताब का एक पॉइंट ही बना दिया हमने, जब भी डाउट का सेंटेंस आ जाए तो 3 बात ध्यान रखें। ग्रामर में पॉइंट नहीं था, हमने बना दिया अपने पास से बार, क्योंकि पेपर में आ रहा था, कंसेप्ट ही तैयार कर दिया हम सब लोगों ने कि डाउट या डाउटफुल का सेंटेंस आ जाए तो 3 बातें ध्यान रखना, नेगेटिव है क्वेश्चन की फॉर्म में तो दैट, नहीं तो इफ और वेदर। कल को तो फिर श्योर का सेंटेंस भी आ जाएगा, अनश्योर का भी आ जाएगा। तो आप रटो मत बेटा, आप ये समझो कि पहले सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस आ रहा है और वो कैरी कर रहे हैं बात को, पहले वाले सेंटेंस में बात पूरी नहीं तो दूसरे सेंटेंस में पूरी कर रहे हैं, तो दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए या तो इफ वेदर आएगा, दैट आएगा, कंफर्म्ड है तो दैट आएगा, कंफर्म्ड नहीं तो इफ और वेदर आएगा। अब सेंटेंस देखिए यहां पे क्या कह रहा है, he asked if that his mother was at home. सर उसको कंफर्म्ड है कि मम्मी घर पे है, तभी तो उसने पूछा। भाई उसने पूछा, क्या पूछा, मम्मी घर पे है, तो उसने क्यों पूछा, क्योंकि उसको पता नहीं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि इसमें से ये पॉइंट आ गया, दैट लगाऊं या ना लगाऊं, नहीं लग सकता सर। अब देखो, ही टोल्ड मी अब मुझे ये बताओ, ये कह रहा है ही टोल्ड मी दैट इफ हिज मदर वॉज एट होम, आर यू श्योर? क्योंकि कंफर्म्ड है, और जब वो कंफर्म्ड है तो हम इसमें कम से कम इफ और वेदर तो नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। माय स्टेटमेंट इज रेडी। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। रटो मत बेटा, समझो बात को। सर द रीजन वाई समझ में आया? तो ऐसा नहीं कहेंगे ना, हाँ ये बात ठीक है, द रीजन वाई के साथ बिकॉज सिंस एज का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी मैं वजह बता चुका हूं। पर ये तो नहीं कहेंगे ना कि फिर वहां पे क्या लगता है, दैट तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यस सुनो, हर्ष एक काम करेगा बेटा, नीचे ऑफिस में जाके ना बोलो सर को वॉशरूम में ना पानी डलवा देंगे, स्मेल पैदा हो रखी रूम में।
एक थोड़ा सा डेप्थ और आते हैं बेटा, ऐड करवाऊं या बस शुड आई? चलो तो ऐड करते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम जब किसी बात को बता रहे हैं ना, तो बताते वक्त हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग चीज़ों का नाम लेते हैं, दो चीज़ों का। देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जॉब हेल्थ। उसने कहा दोनों चीज़ें जरूरी हैं। एक व्यक्ति केवल जॉब पे ही फोकस्ड है, हेल्थ पे नहीं है। तो उसके पिताजी जब उसे समझा रहे तो कह रहे बेटा देख दोनों ही जरूरी हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा जॉब को तू नज़रअंदाज कर दे, जरूरी चीज़ है, बट बेटा स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो कहते हैं दोनों चीज़ जरूरी है, जॉब भी और हेल्थ भी, दोनों ही। अब इस बात को जब मैं बता रहा हूं तो मैंने आपके सामने एक सबसे पहले एक वर्ड लिया सर, बोथ। जैसे ही मैंने यहां पे बोथ लिखा तो मैंने कंफर्म करके बता दिया कि वो दो क्या है। उसमें से एक है जॉब और दूसरा है हेल्थ। मुझे एक बात बताइए, आप सब लोगों से जो मैं पूछ रहा हूं, कि आपको ये कंफर्म्ड हुआ कि जो शब्द मैंने यहां पे लिखा क्या? हाँ जी बेटा, कि वो दो के लिए आता है? आर यू श्योर? क्या आप लोगों को ये पता चल पा रहा वो दो क्या है? वन इज, सेकेंड इज, आर यू श्योर? बहुत बढ़िया सर। ये बोथ के बाद जो आपने जॉब और हेल्थ करके दो शब्द यहां पर देखे हैं, इन दोनों को अगर आप और मैं जोड़ने की कोशिश करें तो एक गलती कर बैठेंगे। पर हम वो गलती करें जो आपका एग्जामिनर या आमतौर पर लोग करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। देखना मैं गलती क्या कर रहा हूं। बताइए बेटा वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? हाँ जी बेटा, क्या दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कोई शब्द लिया? क्या है वो शब्द? हाँ जी बेटा। तो कितनी चीजें? क्या क्या? ये बहुत बड़ी गलती करी हमने। जब वो दो चीज़ों के नाम बताएं कि दो हैं और फिर हम ये बताएं कि दो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी उनको एज वेल एज से नहीं जोड़ते। ऐसी कंडीशन में इन दोनों को जोड़ने का जो सटीक वर्ड है उसे इंग्लिश में हम एंड कहते हैं। सेंटेंस को मैं पूरा बोलता हूं, देखिए क्या कहते हैं। आर इंपॉर्टेंट, बोथ जॉब एंड हेल्थ आर इंपॉर्टेंट। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, जॉब भी इंपॉर्टेंट है और हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। बोथ जॉब एंड हेल्थ आर इंपॉर्टेंट। अब पेपर में क्या लिखा था बेटा? जब आप एग्जाम में जाएंगे तो बोथ जॉब एज वेल एज हेल्थ आर इंपॉर्टेंट। एक बेसिक गलती ग्रामर की जो हम करते हैं। पर सबसे पहली बात, पेपर छोड़ो, आप आमतौर पर जब इस सेंटेंस को बोलते हैं तो यहां पर इस बात में हम गलती करते हैं एज वेल एज या कुछ भी लगाने की। एक बात सोच के बताइए सर, कितनी व्यक्ति चीजें हों और दोनों के बारे में अगर हम बताएं तो क्या उनके नाम को जोड़ने का ढंग है हमारे पास? व्हाट इज दैट? हाँ जी बेटा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। शुड आई? रहने की इंग्लिश होती है रिजाइड। बोलिए बेटा। लिव भी होती है, पर इस पर वर्ड बदलेंगे, रिजाइड। सर सुना नहीं? दिल्ली में रहना, रिजाइड इन, फिर से बोलो। तो दोनों भाई, बोथ ब्रदर्स रिजाइड इन, एक बार से फिर से हो। रहने की इंग्लिश क्या है बेटा? दिल्ली में रहना।
कौन रहते हैं? दोनों भाई, बोथ ब्रदर्स। क्या मैंने बताया दोनों भाई कौन कौन है? इसलिए यहां पे एंड नहीं है, क्योंकि मैंने केवल बोथ लिखा और बोथ के बाद लिख दिया ब्रदर्स, पर मैंने ये नहीं बताया वो दोनों भाई कौन कौन है। डिड आई? नो। अब दोनों भाइयों का नाम देखिए, क्या एक का नाम नवीन है तो दूसरे का कुलदीप। एक का नाम नवीन है तो एक कुलदीप। मैंने कहा दोनों ही कौन? नवीन और कुलदीप। मैंने क्या बोला? दोनों ही कौन? नवीन और कुलदीप। कहां रहते हैं? reside in? Can we speak this sentence? So both, एक बार फिर आ दो, both नवीन एंड आर बोला आपने? गुड़े बेटे मेरी तो जान निकल गई थी। आर आएगा, सिंपल रिजाइड आएगा, हो जाता है कई बार ना ऐसे। गुड़िया बेटे पहले वाला झटका मेरा पूरा हो नहीं पाया, आपने अगला दे दिया। बेटे ये एस और ई एस जो लगता है, ये तो तब लगता है जब बात किसी ही, किसी शी, किसी इट को लेके करते हैं। जब बात किसी ही, शी, इट को लेके करते हैं, ये तो तब करते हैं। बात जब किसी ही शीट को लेके करते हैं तो तब करते हैं। पर बेटे आप तो एक ही की कहा करो, अब तो दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, एक कुलदीप और एक नवीन। और जब दो की बात करें तो वो तो दे हो गए बेटा, और जब दे के बारे में बात करें तो बात ज़्यादा की, तो फिर वहाँ पे तो नहीं लिखता। अब देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस में एस लगा है, पर बात क्यों? क्योंकि आपने इट की करी, एक सन की करी, तो ही शीट पे फिफ्थ फॉर्म आती बेटा, रूटीन के जब एक्शन हो। ज़्यादा की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, आई यू बी दे के लिए फर्स्ट फॉर्म। एक बार फिर से, बोथ, मैं तो ये सोच गया, मैंने कहा कहीं ये ना कह दे बोथ। हाँ बोलो बोलो, चलो आपने कम से कम सेंटेंस तो पूरा करा। तो ये बोथ की बात, अब पेपर में क्या जाएगा बेटा? बोथ नवीन एज वेल एज कुलदीप। तो मैं कह रहा ना ना ना, ये एज वेल एज का तो कोई फंडा ही नहीं है। क्या आप मेरी बात सीख पा रहे हैं? थोड़ी थोड़ी है पूरी? डाउट कम या सारे? या है ही नहीं? अभी तो कम हो गया था। फिर उसमें सेंस अलग बन जाएगी राजा बेटा। मैं चाह रहा हूं कि मैं एज वेल एज को ना इसी लेसन में सिखाऊंगा बेटा। देख मैं कैसे सिखाऊंगा, ऑल्सो, ईदर, एज वेल एज, ये तीन वर्ड है बेटा, तीनों को एक साथ सिखाऊंगा, पर वो कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक बात इसमें संबंध आप थोड़ा सा कम सीख रहे हैं अभी तो, पर ये बात समझ में बेटा ये नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे सब बच्चे, बोथ माय फादर और हिज फ्रेंड have been to the place you are talking about। एक एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, both my father or his friend have been to the place you are talking about। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। शायद आप में से बेटा हर कोई बच्चा जानता है इसमें गलती कहाँ है। सो कैन यू टेल मी? हाँ, कहाँ पे गलती है बेटा? और आएगा या नहीं आएगा? बोथ कहता है दोनों, ये और कहता है इनमें से कोई एक। तो जब बात दोनों की चल रही है तो फिर मुझे यहाँ पे एंड लगा के इनको जोड़ना चाहिए। तो बोथ माय
both my father and his friend have been to the place you are talking about. सर श्योर हैं आप? पक्का पक्का? अब देखो एक सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं, लेट्स सी कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे. बोथ you and I cannot deal with this problem. Both you and I cannot deal with this problem. ये आज की आखिरी बात है जो हम पढ़ेंगे बेटा. स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है, समझ के देखो. पहले पढ़ लो, समझा तो मैं ही दूंगा अपने आप, बस आप समझ के देख लो, मतलब पढ़ के देख लो. बोथ यू एंड आई कैन नॉट डील विद दिस प्रॉब्लम. डील विद का मतलब सॉल्व करना है. सॉल्व करने को कहते हैं डील विद. तो बोथ यू एंड आई कैन नॉट डील विद दिस प्रॉब्लम. टाइम अप. सर मेरा पहले प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? सुना नहीं. क्या मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं? क्या मैंने आपके बारे में बात को मना किया? क्या मैंने अपने बारे में मना किया? कि यहाँ पे टोटल 2 व्यक्ति हैं, एक यू और एक. क्या मैं दोनों के बारे में मना कर रहा हूँ? जब व्यक्ति चीज़ें कितनी हों और दोनों के बारे में क्या करें? फिर से जब व्यक्ति चीज़ें हों और दोनों के बारे में क्या करें? तो लाइफ में कभी भी ऐसा मत करना कि आप बोथ ले लें और बोथ के साथ नोट लगा दें. दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. I'll tell you the reason. Actually, there is a word which has been created for this particular situation. First, we need to understand what the situation is. When we are talking about two, whether they are the people or things or animals, whatever they are, if they are two in number, and we are putting not with them to say or to state that we are just saying something and that is not possible, that's negative one, means saying no about them, it's not there, it's not happening, it's not the reality. The same thing is here. We are talking about a problem. When it comes to solving that and when it is to be done by you and I, so I'm putting one statement that no, आप नहीं, नो मैं भी नहीं. क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात. तो व्हेन वी हैव टू पीपल, टू थिंग्स, टू वट एवर दे आर, एंड वी आर पुटिंग अ स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव, सेइंग नो टू दैट, कि नहीं हो सकता. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस, बोथ नॉट एंड. देयर इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन और देयर इज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट and then a particular method of telling that, that's neither nor. There is a combination that exists in English, that's neither nor. It was actually not there. It was not there. It was created. वो था नहीं, बनाया गया. But why? What's the reason after it? What's the reason after it? इसके पीछे की वजह क्या है? वजह ये है कि when you are talking about two and saying no about them, दोनों के बारे में मना कर रहे हैं, दोनों के बारे में मना कर रहे हैं. तो फिर उस बात को कहने का ढंग क्या कहता है कि आप एक काम करें, बोथ नोट मत लगाएं. सर ये गलत हो जाएगा. तो क्या करें? नीदर नोट लगाए ना. तो देखो हमने क्या बोला, नीदर यू नोर आई कैन डील विद इट. तो बेटा नीदर शब्द था नहीं, वो बनाया गया है. 101% होंगे बेटा.
The same thing I'm telling you. Actually, neither is not a different word. This is the word for both. When you are saying no, so it's not going to be like this, both not. So it's not written at all, like till not. Until is a word. तो till not until हो गया ना, तो both not neither हो गया बेटा. अब हम क्या सोचते हैं कि both और neither दो अलग अलग वर्ड है, जबकि पता होना चाहिए both not ही neither है. हम सोचते हैं सर both और not, सॉरी both और neither दो अलग अलग शब्द है बेटा. जो जेन्युइन में both not है वो neither है. तो both not नहीं होता कभी भी, neither होता बेटा. both not नहीं होता बेटा, neither होता है. हमेशा ध्यान रखना. नहीं आया समझ में? हाँ जी. That's neither you nor I can deal with this problem. both not को हमेशा हम neither से लिखते हैं. इस बात को लिख लेना बेटा नोट बना के. both not को हमेशा हम neither से लिखते हैं. both not को हमेशा हम neither से लिखते हैं. यश मुझे बैठ के बहुत प्यार से देखता रहता है. सब पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये लिखता ही नहीं. पर नए बैच से लिखेगा ना सब कुछ, प्रॉमिस है ना. मतलब ये मैं अपना विश्वास मानूं या मैं कल्पना कर लूँ इस बात की. अच्छा मेरा मन है मैं कुछ भी मानूं? बच्चा हो तो ऐसा अजय जवाब हो सब. कह रहा आपका मन है जो मान लो, पर मैं विश्वास मान रहा हूँ, है ना. थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. अरे वाह सर, क्लियर हुआ सारा का सारा पॉइंट? नो डाउट एट ऑल. धन्यवाद बेटा. कल मॉक टेस्ट है, फिर मंडे मिलेंगे. थैंक यू.